बच्चों, आप सभी लोगों का ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी का, जो कि ITI द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है, और हम लोग परीक्षा को देखते हुए 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो है कि सॉल्व करेंगे। ठीक है। और अगर आपको ये प्रश्न PDF के रूप में चाहिए तो क्या करना होगा आपको कि www.globaliti.org पे जाके विजिट करना होगा। ठीक है। हम देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, देखें DC सीरीज में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है ना, पूछ रहा है इस भाग का नाम क्या है ना। तो ऑप्शन में दिया है बच्चों आर्मेचर कोर ना। DC जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, दिया है ऑप्शन आर्मेचर कोर, B दिया है ब्रश, और C दिया है कम्यूटेटर रेंजर, और D दिया है क्या बच्चों, कम्यूटेटर खंड। सबसे पहले समझेंगे ये भाग क्या है ना। आर्मेचर कोर तो है नहीं, आर्मेचर कोर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। ये है कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर का इस भाग के बारे में पूछ रहा है ना। कम्यूटेटर के कौन से भाग के बारे में पूछ रहा है, इस वाले भाग के बारे में पूछ रहा है। ये भाग कौन सा है कम्यूटेटर का, तो कम्यूटेटर का जो उभरा हुआ भाग होता है क्या है बच्चों, थोड़ा सा हम देखेंगे है ना। ये हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा है आर्मेचर ना, ऐसे स्लॉट्स होते हैं बच्चों ना। ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, कंडक्टर स्थापित करते हैं ना। इसमें कंडक्टर हम स्थापित करते हैं बच्चों। ये कंडक्टर बाइंडिंग करने के बाद बाहर निकालते हैं, और यहीं पे हमारा क्या होता है बच्चों, कम्यूटेटर होता है। और कम्यूटेटर ये वाला जो उभरा भाग है, इसी पर हम क्या करते हैं, इसी उभरे भाग में हम आर्मेचर बाइंडिंग के जो तार लाएंगे यहीं पे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं है ना। इसको हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटर रेंजर बोलते हैं बच्चों ना। जो ये उभरा हुआ भाग होता है जहां पर हम क्या करते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग के चालक को ले जाके जोड़ेंगे, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर रेंजर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, C सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जनरेटर का नाम क्या है ना। जनरेटर का नाम पूछ रहा है ना। ये होगा DC जनरेटर का नाम क्या है। ठीक है ना। DC जनरेटर का नाम क्या है बच्चों, समझेंगे। जनरेटर दो प्रकार की होती है ना। एक हमारी होती है क्या, सेपरेटली एक्साइटेड होती है ना, और दूसरी हमारी क्या होती है बच्चों, सेल्फ एक्साइटेड होती है। सेल्फ एक्साइटेड होती है ना। सेपरेटली एक्साइटेड क्या होती है बच्चों, जो जिस जनरेटर के फील्ड को हम क्या करें बच्चों, जिस जनरेटर के फील्ड को हम बाहरी सोर्स से ना, फील्ड वाइंडिंग को हम क्या करें, बाहरी सोर्स से एक्साइट करें, उस प्रकार की जो जनरेटर होती है वो कैसी होती है, सेपरेटली एक्साइटेड होती है। और जिस जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को हम उसी के मतलब जो उसमें उत्पन्न हुआ वोल्टेज से हम उसके फील्ड को एक्साइट करें, वो बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है। अब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर भी कई प्रकार की आती है, जिसमें पहला हमारा A आता है क्या, सीरीज बाउंड जनरेटर, सीरीज वाउंड जनरेटर ना, वाउंड जनरेटर है ना। और दूसरा आता है हमारा क्या, B शंट बाउंड जनरेटर ना। दूसरा हमारा क्या आएगा, शंट वाउंड जनरेटर है ना। और हमारा तीसरा कौन सा आता है बच्चों, C कंपाउंड वाउंड जनरेटर, कंपाउंड वाउंड जनरेटर। ठीक है बच्चों। सीरीज बाउंड जनरेटर, शंट बाउंड जनरेटर, कंपाउंड बाउंड। कंपाउंड बाउंड में होता है, इसमें मान लेंगे ना, पहला नंबर हमारा होता है शॉर्ट शंट वाउंड जनरेटर होता है बच्चों। और दूसरा हमारा जो होता है बच्चों, दूसरा हमारा जो होता है
लॉन्ग शंट बाउंड जनरेटर होता है। एक एक चीज़ों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि हमें समझ में आए, ठीक ना। अब कंपाउंड बाउंड जनरेटर दो प्रकार से होता है बच्चों, शॉर्ट शंट बाउंड जनरेटर और लॉन्ग शंट बाउंड जनरेटर। बात समझेंगे, शॉर्ट शंट बाउंड जनरेटर किसे कहेंगे, तो जिस जनरेटर के आर्मेचर, अब कंपाउंड बाउंड जनरेटर पहले समझ ले। कंपाउंड बाउंड जनरेटर में क्या होता है, हमारी फील्ड दो भागों में बटी होती है। एक भाग जो फील्ड का होता है उसको किस में लगाएंगे, आर्मेचर के सीरीज में लगाते हैं ना। आर्मेचर के हम क्या करते हैं, एक भाग को हम फील्ड के क्या करते हैं, आर्मेचर के हम क्या करेंगे बच्चों, सीरीज में लगाते हैं, और दूसरे भाग को हम क्या करते हैं, आर्मेचर के समांतर में लगाते हैं। बात समझिएगा। और इधर हमारा क्या होता है बच्चों, लोड कनेक्ट होता है, लोड कनेक्ट होता है बच्चों ना। ये कंपाउंड बाउंड जनरेटर है। कंपाउंड बाउंड में शंट बाउंड जनरेटर क्या है, जिसके केवल आर्मेचर के ना, जिस जनरेटर के केवल आर्मेचर के समांतर में हमारा क्या होता है, क्या जुड़ा होता है, फील्ड जुड़ी होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, शॉर्ट शंट बाउंड जनरेटर कहलाता है बच्चों। जिस जनरेटर के आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड के समांतर में हमारा क्या जुड़ा होता है, फील्ड बाइंडिंग जुड़ी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, लॉन्ग शंट बाउंड क्या बोलते हैं बच्चों, जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहां पर क्या है बच्चों, समझिएगा। कह रहा है कि अब आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड के समांतर में क्या हमारा जुड़ा है, मान लीजिए इसको हम मान लें Z1, इसको मान लें Z2 ला, तो हमारा क्या जुड़ा है, शंट फील्ड जुड़ी है, मतलब सीरीज फील्ड तथा आर्मेचर के पैरेलल में हमारा क्या जुड़ा है, शंट फील्ड जुड़ा हुआ है। तो पूछ रहा है कि इस प्रकार का जनरेटर कैसा होगा, तो कह रहा है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट बाउंड जनरेटर ना। अभी मैंने बताया कि लॉन्ग शंट बाउंड जनरेटर किसे कहेंगे, जिसके आर्मेचर तथा फील्ड के सीरीज फील्ड के समांतर में हमारा क्या जुड़ा होता है, शंट फील्ड जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग शंट बाउंड जनरेटर। तो अब ये देख रहे हैं ना, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट बाउंड जनरेटर तो दिख रहा है, और कह रहा है डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक, तीसरा दिया है संचयी लंबी शंट यौगिक, और चौथा दिया है क्या बच्चों, संचयी लघु शंट यौगिक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा बच्चों, ए सही होगा। चूंकि मैंने बताया है कि लॉन्ग शंट बाउंड जनरेटर किसे कहेंगे, जिस आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड के समांतर में हमारा क्या जुड़ा होता है, शंट फील्ड जुड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग शंट बाउंड जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा बच्चों, ए सही होगा। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से हल करेंगे। ठीक है, आराम से आप समझिए। कह रहा है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन दिया है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। पहला दिया है कार्क स्क्रू रूल, दूसरा दिया है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, तीसरा दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और चौथा दिया है बच्चों फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ये तो फील्ड की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए ना हम इस नियम का यूज करते हैं बच्चों ना। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है बच्चों, वो डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना, किसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर किसी चालक को घुमाया जाता है तो इस चालक में बच्चों जानते हैं क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है ना। हम जानते हैं कि ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसी की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए बच्चों किया क्या जाता है कि हम पूछ रहा है कि किस नियम का उपयोग करेंगे। तो डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता क्या है बच्चों, हम देखेंगे। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है कि हम क्या करते हैं, हमारी अगर तीन अंगुलियां, कौन, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा,
एक दूसरे के समकोण पर रखी जाए ना, तीनों अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के समकोण पर रखी जाए तो जो अंगूठा होता है वो चालक की गति की दिशा को दर्शाता है, तर्जनी जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है और जो हमारी मध्यमा होती है बच्चों वो चालक में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो रहा है, डी सही हो रहा है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है ना, कह रहा है कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का हम यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन क्या, उत्पन्न ईएमएफ बराबर क्या होता है, दिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में फाई जेडएन अपान 60 वोल्ट। होता क्या है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ बराबर होता है पी फाई जेडएन अपन क्या होता है 60 ए होता है। डीसी जनरेटर में ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला होता है पी फाई जेडएन अपान 60 ए। अब देखते हैं ऑप्शन को, तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन में उत्पन्न ईएमएफ बराबर फाई जेडएन अपान 60 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गलत होगा। बी देखें उत्पन्न ईएमएफ बराबर क्या है, फाई जेडएन ए दिया है, अब जबकि क्या है पी फाई जेडएन है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सी देखें जेडएन पी ना, जेडएन पी अपान 60 फाई ए, ये भी गलत हो जाएगा। और डी देखें बच्चों उत्पन्न ईएमएफ बराबर फाई जेडएन अपान फाई जेडएन पी अपान 60 ए दिया है वोल्ट में, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी क्या होगा बच्चों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि किसी डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए सूत्र है हमारा क्या, ईएमएफ बराबर पी फाई जेडएन अपान 60 ए, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में। ठीक है, डीसी मोटर में जैसे हम डीसी मोटर को हम क्या करते हैं बच्चों, सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, उसके आर्मेचर को हम क्या करते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं सप्लाई से क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, यहीं पे कम्यूटेटर होता है बच्चों, है ना, यहीं पे कार्बन ब्रश लगे होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं इसके आर्मेचर को, तो इसमें एक विरोधी विद्युत वाहक बल क्या करता है बच्चों, कार्य करने लगता है। जैसे ही हम सप्लाई को उसके आर्मेचर को हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसमें एक बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ काम करने लगता है। जैसे ही हम सप्लाई वोल्टेज देंगे, है ना, सप्लाई वोल्टेज भी देते हैं, एक बैक ईएमएफ काम करने लगता है। ठीक है, और कह रहा है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में, तो सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ में एक संबंध होता है, हमारा संबंध होता है क्या, ईबी बराबर होता है बच्चों भी माइनस क्या होता है आईए आर ए, जहां आईए क्या है हमारी क्या होती है आर्मेचर, हमारी आईए क्या होती है आर्मेचर धारा होती है ना, आईए क्या होती है हमारी आर्मेचर धारा, आर ए क्या होता है आर्मेचर प्रतिरोध होता है बच्चों, आर्मेचर प्रतिरोध होता है। तो हम जानते हैं कि डीसी मोटर में जैसे हम सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है और सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ में एक संबंध होता है, ईबी बराबर क्या होता है भी माइनस आईए आर ए। तो यहाँ पे देख लें ईबी बराबर दिया है क्या भी अपान आईए आर ए, तो ये तो गलत हो जाएगा। ईबी बराबर दिया है भी इंटू आईए आर ए, वोल्ट दिया है ये भी गलत होगा। और तीसरा देखें ईबी बराबर भी माइनस आईए आर ए वोल्ट, तो ये क्या होगा बच्चों यही सही होगा। और चौथा देख लें ईबी बराबर भी प्लस आईए आर ए, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा तीसरा सही होगा, ईबी बराबर भी माइनस आईए इंटू आर ए होगा। ठीक है, अगला देखेंगे बच्चों।
अगला क्वेश्चन दिया है डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है ना। ध्रुव की नोक ना, ध्रुव कुंडली ना, पोल कोर, और अगला दिया है क्या, पोल शू दिया है। बच्चों होता क्या है देख लीजिए आप, थोड़ा सा देखेंगे फिगर ना, एक मिनट थोड़ा साफ दिखा दे। इसी वाले भाग के बारे में पूछ रहा है बच्चों। मान लीजिए हमारी ये हमारा रोटर है ना, है ना, ठीक है, इसी के बारे में पूछ रहा है, इस वाले भाग के बारे में ना। ये भाग कौन सा है, ठीक है। तो ये भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, पोल शू बोलते हैं ना, पोल शू बोलते हैं। ये जो भाग होता है बच्चों कि हमारी बाइंडिंग क्या हो, इसमें से बाहर न निकले, इसको रोकने के लिए प्लस मैग्नेटिक फील्ड को एक समान रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं पोल शू का, ठीक है। तो हमारा जो पोल शू होता है उसका उपयोग हम क्या करते हैं कि ये हमारी जो बाइंडिंग है वो बाहर क्या हो, इससे न निकले, और साथ में हमारा एक समान मैग्नेटिक फील्ड हो, एयर गैप को एक समान रखने के लिए हम क्या करते हैं, पोल शू का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, देखें बच्चों, इसमें ए दिया है ध्रुव की नोक, बी दिया है ध्रुव कुंडली, और सी दिया है क्या बच्चों, पोल कोर, और डी दिया है क्या, पोल शू, है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी सही होगा बच्चों, पोल शू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिया है बच्चों डीसी जनरेटर का नाम क्या है ना। मैंने बताया था डीसी जनरेटर दो प्रकार का होता है ना। एक होता है सेल्फ एक्साइटेड और दूसरा क्या होता है, दूसरा एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, दूसरा क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड होता है ना। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर वे होते हैं जो कि क्या होते हैं, अपने ही द्वारा उत्पन्न ईएमएफ का उपयोग करके फील्ड को एक्साइट करते हैं, और सेपरेटली एक्साइटेड क्या होते हैं, जो बाहरी सोर्स का यूज करती हैं ना। तो यहाँ पे डीसी सोर्स दिया है ना, ये हमारी क्या है, फील्ड बाइंडिंग है, नहीं ये दिया ना, F1 और F2, ये क्या है, फील्ड बाइंडिंग है। तो बाहरी सोर्स का उपयोग करके फील्ड बाइंडिंग को एक्साइट कर रहे हैं, हमारा क्या है, आर्मेचर है, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, और सी दिया है यौगिक जनरेटर, और डी दिया है अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो हमने बताया था कि जिस जनरेटर की फील्ड बाइंडिंग को बाहरी स्रोत से एक्साइट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, मतलब कि अलग से उत्तेजित जनित्र उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ए दिया है उष्मा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बी दिया है गतिशील, और सी दिया है रासायनिक, और डी दिया है क्या, यांत्रिक। तो जनरेटर हमारा क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न होने वाली धारा कौन सी होती है ना। मान लीजिए हमारा स्टेटर है, ये रोटर है, रोटर में हमारी आर्मेचर बाइंडिंग होती है ना, और इसी पर हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। इसी पर हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट हम यूज करते हैं, और यहीं से हम क्या करते हैं, कार्बन ब्रश की सहायता से हम क्या करते हैं, सप्लाई को हम क्या करते हैं, दो कार्बन ब्रश लगे होते हैं ना, इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, सप्लाई को बाहर ले जाते हैं बच्चों। कह रहा है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न होने वाली धारा कौन सी है। तो यहाँ पर कम्यूटेटर का काम जो होता है बच्चों, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना। तो आर्मेचर में अगर एसी उत्पन्न होगा तभी तो इसको डीसी में कन्वर्ट करता है। तो कह रहा है कि ऑप्शन देखें हम, कह रहा है केवल प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है,
बी दिया है दिष्ट धारा उत्पन्न होती है और सी दिया है पल्सेटिंग धारा उत्पन्न होती है। पल्सेटिंग धारा जो उत्पन्न होती है बच्चों वो रेक्टिफायर से प्राप्त होती है। पल्सेटिंग दिष्ट धारा जो प्राप्त होती है वो रेक्टिफायर से प्राप्त होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि आर्मेचर की बात किया, ये नहीं कहा कि डीसी जनरेटर में। डीसी जनरेटर में कहता तो दिष्ट धारा उत्पन्न होती, लेकिन बात किया इसके आर्मेचर में। कहां में बात किया है? आर्मेचर बाइंडिंग में कह रहा है। तो आर्मेचर बाइंडिंग में हमारी एसी उत्पन्न होती है और इस एसी को ये कम्यूटेटर किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में, और बाहर आउटपुट के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? डीसी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए होगा, केवल प्रत्यावर्ती धारा। अगला देखेंगे, कह रहा है डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, मतलब डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है ना। तो कार्क स्क्रू नियम गलत है ना, कार्क स्क्रू नियम पे तो उसका सिद्धांत तो हुआ नहीं। दूसरा दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और तीसरा दिया हमारा क्या? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और चौथा दिया है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो हमारा जो डीसी जनरेटर होता है बच्चों, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है डीसी जनरेटर? काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा बच्चों? दाहिने हाथ के नियम में उसके ईएमएफ की डायरेक्शन ज्ञात की जाती है। ठीक है, और दाएं हाथ के नियम से क्या की जाती है? उसके ईएमएफ की डायरेक्शन की जाती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसमें यूज किया जाता है? डीसी मोटर में यूज किया जाता है। ठीक है, कार्क स्क्रू रूल जो होता है किसी चालक में धारा की दिशा अगर ज्ञात हो तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जबकि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम क्या करता है? डीसी जनरेटर उसी के सिद्धांत पर काम करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। 10वां का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होता है ना? गतिशील रूप से प्रेरित मतलब जनरेटर की बात कर रहा है ना, ईएमएफ की डीसी जनरेटर की बात कर रहा है बच्चों ना। डीसी जनरेटर में गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होगा? तो ई बराबर क्या होता है? BL-V साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे क्या? ए दिया है BL-V वोल्ट, बी दिया है BL साइन थीटा, और सी दिया है क्या? BL-V साइन थीटा, और डी दिया है क्या बच्चों? BL-V कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिला है? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा, चूंकि ई बराबर क्या होता है? BL-V साइन थीटा होता है जनरेटर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? कंडक्टर की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, कंडक्टर की बात कर रहा है। कंडक्टर में चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए किस नियम का हम यूज करते हैं? ए दिया है कार्क स्क्रू नियम, बी दिया है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, और सी दिया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और डी दिया है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम ना। तो चालक की बात कर रहा है। चालक में हम कार्क स्क्रू रूल और दाहिने हाथ की हथेली का नियम दोनों यूज करते हैं। दाहिने हाथ की हथेली का नियम यूज करते हैं। होता मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम क्या है कि अगर हम पेच को धारा की दिशा में, मतलब अगर हमारी जो पेच है उसको हम कसें तो हमारा बढ़ता हुआ पेच का बढ़ता हुआ भाग किसकी डायरेक्शन को दिखाएगा? वो करंट की डायरेक्शन को दिखाता है। और जिधर पेच हमारी कसती है ना, जिधर हमारी पेच कसती है वो किसकी दिशा को दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है ना। तो चालक भी चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? कार्क स्क्रू नियम होगा, और दाहिने हाथ की हथेली का नियम भी यूज करते हैं।
तो ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी दोनों सही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। कह रहा है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? ये जो भाग बना इसका नाम क्या है? ऑप्शन दिया है स्टेटर है, ए दिया है क्या स्टेटर, बी दिया है ध्रुव कोर और सी दिया है पोल शू और डी दिया है क्या योक या फ्रेम। तो ये तो मोटर डीसी जनरेटर का कौन सा भाग है? योक या इसको हम क्या बोलते हैं? योक या क्या कह सकते हैं? आर फ्रेम भी बोलते हैं ना। योक या फ्रेम भी इसको क्या किया जाता है? बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी सही होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीसी 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? हमारी बाइंडिंग कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से करते हैं। एक हमारी होती है क्या लैप होती है ना, एक बाइंडिंग हमारी होती है क्या लैप बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग हम 2 प्रकार से करते हैं और दूसरा क्या होती है? वेब बाइंडिंग होती है ना। एक होती है लैप बाइंडिंग और दूसरी क्या होती है? वेब बाइंडिंग होती है। कह रहा है डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? लैप बाइंडिंग के लिए जो होता है पोल की संख्या बराबर होता है समांतर पथों की संख्या। लैप के लिए कंडीशन है। वेब के लिए क्या होता है बच्चों? ये किसके लिए है? लैप के लिए है। पोल की संख्या बराबर समांतर पथों की संख्या। और यहां पर क्या होता है? समांतर पथों की संख्या बराबर क्या होता है? पथों की संख्या बराबर होता है 2 होता है बच्चों। अब बात करा है लैप बाइंडिंग के केस में, वो भी करा है डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग ना। जबकि लैप बाइंडिंग के केस में ए बराबर क्या होता है? पी बराबर ये ए या ए बराबर पी। ए बराबर क्या होगा? पी बोल होता है ना। लैप बाइंडिंग की कंडीशन में ए बराबर पी होता है। और समांतर पथों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? ए से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे समांतर पथों की संख्या वेब में क्या होता है? ए बराबर 2 होता है और लैप में ए बराबर पी होता है। बात कर रहा है कि 4 पोल, किसकी बात कर रहा है? 4 पोल डीसी जनरेटर की बात कर रहा है ना। पोल की संख्या दिया है पी बराबर क्या दिया है? 4 दिया है ना। पी बराबर क्या दिया है? 4 दिया है। हम जानते हैं क्या ए बराबर क्या होता है? पी होता है। ए बराबर क्या होता है? समांतर पथों की संख्या बराबर पोल की संख्या होता है। किसकी कंडीशन में? लैप बाइंडिंग में ना। ए बराबर क्या होता है? पी होता है। तो ए बराबर क्या होगा? 4 होगा। लेकिन डुप्लेक्स कह रहा है, अगर हम 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पे क्या होगा? ए बराबर 8 होगा। तो यहाँ पर कितने समांतर पथ हैं? 8 है ना। तो ऑप्शन दिया है ए बराबर 4, बी बराबर 6, सी बराबर 8। अगर केवल लैप बाइंडिंग का था तो यहाँ पे ए बराबर क्या होता? 4 होता। लेकिन डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग की बात करा है तो ए बराबर क्या है? 8 है। तो यहाँ पे ए बराबर 4 दिया है, बी बराबर 6 दिया है और सी में क्या दिया है? 8 दिया है और डी में 12 दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? सी हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। कह रहा है डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। कह रहा है जो भाग दर्शाया गया है वो डीसी जनरेटर का कौन सा भाग है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों दिया है, ए दिया है साइड एंड प्लेट दिया है और बी दिया है हमारा बच्चों पोल शू लेमिनेशन दिया है और सी दिया है कम्यूटेटर खंड दिया है और डी दिया है क्या बच्चों? आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो ये जो भाग पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ये कौन सा भाग है? तो साइड एंड प्लेट तो है नहीं, पोल शू लेमिनेशन नहीं है ना,
कम्यूटेटर खंड भी नहीं है क्या, ये आर्मेचर कोर का क्या है बच्चों, ये जो दर्शाया गया है आर्मेचर कोर का क्या होता है, लेमिनेशन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। डीसी जनरेटर में एक हमारा होता है मेन पोल होता है, ये हमारे क्या है, ये वाले भाग, ये हमारे मेन पोल, और इसी के बीच में छोटे छोटे हम क्या करते हैं, पोल स्थापित करते हैं। ये जो पोल स्थापित करते हैं इनको बोलते हैं इंटरपोल। क्या बोलते हैं इनको, इंटरपोल बोलते हैं बच्चों। कह रहा है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। ठीक है, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, मतलब सीरीज की बात कर रहा है ना, आर्मेचर के साथ समांतर में, शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, और शंट फील्ड के साथ समांतर में। तो ये जो भाग जो होते हैं आर्मेचर के साथ किसमें जुड़े होते हैं बच्चों, आर्मेचर के साथ हमारा किसमें जुड़े होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक स्वयं उत्तेजित सेल्फ एक्साइट बोला है, एक स्वयं उत्तेजित सेल्फ एक्साइट डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। मतलब अगर फील्ड में, मतलब की बात कर रहा है कि फील्ड वाइंडिंग में मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व है, अगर नहीं रहेगा तो हमारा डीसी जनरेटर के आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। मतलब अगर हम उसके फील्ड को एक्साइट न करें और उसके मतलब आर्मेचर को हम क्या करें, घुमाएं, तो हमारे आर्मेचर में ईएमएफ पैदा नहीं होगा बच्चों, ईएमएफ पैदा नहीं होगा, नहीं होगा ना। अगर हम इसके फील्ड जो बाइंडिंग है ना, ये हमारी मान लीजिए फील्ड बाइंडिंग है, इसको एक्साइट न करें हम और उसके आर्मेचर को हम घुमाएं तो इसमें ईएमएफ पैदा नहीं होगा। तो और इसी को हम जो मतलब कह रहे हैं अवशिष्ट चुंबकत्व का मतलब कि इसमें क्या करते हैं हम, धीरे धीरे मैग्नेटिक का गुण, मतलब फील्ड बाइंडिंग में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक गुण धीरे धीरे हम क्या करते हैं उसमें चुंबक का गुण लाते हैं और उसके आर्मेचर को हम जैसे ही घुमा देते हैं तो हमारा क्या होता है, इसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या आवश्यकता है किसी डीसी जनरेटर में, तो पहला दिया ऑप्शन क्या, वोल्टेज का निर्माण करने के लिए, फील्ड करंट कम करे, आर्मेचर करंट कम करे, नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखे। तो हमने बताया कि जो फील्ड बाइंडिंग होती है उसमें हम अवशिष्ट चुंबकत्व लाते हैं और उसके आने से हमारा क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है। अगर ये नहीं रहेगा अवशिष्ट चुंबकत्व फील्ड बाइंडिंग में तो हम क्या करते हैं, ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि क्या वोल्टेज का निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। वोल्टेज का निर्माण करने के लिए किसी डीसी जनरेटर में किसकी आवश्यकता होती है, अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए क्या होगा बच्चों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग आसानी से हल करेंगे, ठीक है। कह रहा है डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं ना, ब्रश संपर्क प्रतिरोध को क्या करते हैं, मापते हैं। ऑप्शन दिया है विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध ना, बी दिया है ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, और सी दिया है क्या, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, और डी दिया है ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध।
तो इसमें से है ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। दो बिंदु जो होंगे वो जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध मापेंगे वो किसके बीच में होगा, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में क्या किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। ए दिया है पूर्ण लोड वोल्टेज पार ना, फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप। बी दिया है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और सी दिया है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और डी दिया है फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। यहां पे बात कर रहा है ना, इसकी बात कर रहा है, कह रहा है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है। फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और डी दिया है क्या, आर्मेचर फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर हमारा जो होगा, ये जो दर्शाएगा वो किसको दर्शाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कह रहा है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है ना। मैंने बोला कि मैं बताया था ना, कह रहा है बस आर्मेचर के साथ क्या जुड़ा हो, जो शंट फील्ड हो बस आर्मेचर के साथ Z1 Z2 ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारा क्या है, लोड है, ठीक है। बस करा इसके साथ शंट फील्ड जुड़ा हो समांतर में, है ना। अगर आर्मेचर के साथ बात कर रहा है बच्चों, तो हमारा जो होता है मैंने बताया था वो हमारा कौन सा होगा, शॉर्ट शंट वाउंड, शॉर्ट शंट वाउंड जनरेटर होता है। बस आर्मेचर के साथ जब हमारा शंट फील्ड जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट शंट वाउंड जनरेटर। इसी की बात भी कर रहा है। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है। पहला दिया है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा दिया है संचयी यौगिक और तीसरा दिया है विभेदक यौगिक और डी दिया है लघु शंट यौगिक। मतलब कह रहा है शॉर्ट शंट कंपाउंड। आर्मेचर के साथ दिया है ना, यहाँ पे कह भी रहा है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड, इसकी बात कर रहा है, आर्मेचर के साथ समांतर में हो, तो हमारा क्या होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा बच्चों, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं। लेमिनेशन की बात कर रहा है बच्चों ना। लेमिनेशन मतलब हमारा जो आर्मेचर बनता है बच्चों, वो जानते हैं सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती हैं जिसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे से लेमिनेट करते हैं ना। पत्तियों को जोड़कर हम क्या करते हैं, आर्मेचर का निर्माण करते हैं। लेकिन वो जो पत्तियां होती हैं बच्चों एक दूसरे से लेमिनेट होती हैं। तो कह रहा है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर को पटलित होते हैं, लेमिनेटेड होते हैं, किस लिए पटलित करते हैं ना। तो पहला दिया है ताम्र हानि को कम करें। ताम्र हानि जो कम होती है वो लोड पे डिपेंड करती है ना, लोड बढ़ेगा घटेगा तो उसके साथ बढ़ती घटती है। घर्षण हानि को कम करने के लिए, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। अगला जो है हिस्टेरिसिस हानि को कम करे और भंवर धारा, अगला दिया है भंवर धारा हानि को कम करे। तो जो हमारी पटलित आर्मेचर कोर बनाई जाती है वो एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए बच्चों बनाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा ना, कि भंवर धारा हानि या एडी करंट लॉस को कम करने के लिए आर्मेचर कोर को हम क्या करते हैं, बच्चों क्लास लंबी हो रही है, इसकी वजह से हम जो अगले क्वेश्चन बाकी के हैं
उसको अगली वीडियो में हम कराएंगे। बाकी आपको अगर हमसे PDF चाहिए तो हमारा जो वेबसाइट है www.globaliti.org पे जाके विजिट करिए, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करें, ठीक है, और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करें।